नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम डिटेल्ड बात करेंगे एसएससी सीपीओ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सीपीओ के बारे में, इसके फिजिकल के बारे में, इनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। दोपहर में अपनी केवल 5-6 मिनट की वीडियो बनी, क्योंकि थोड़ा मैं अर्जेंट वर्क के लिए मुझे जाना था, तो इसलिए फटाफट मैं केवल थोड़ा सा डिस्कशन कर पाया। बाकी अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में रनिंग प्रोसेस के बारे में, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो प्रोसेस होगा आगे वाला उसके बारे में। ये फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पहले ही पेपर के बारे में, कि फ़र्स्ट पेपर जो है इसके मार्क्स आ जाएंगे, और ये 63,945 तो मेल कैंडिडेट पास किए हैं पेपर फर्स्ट को, और 4419 ये फीमेल। तो कुल मिला के 68,000 के लगभग मैंने बताया था कि इतने कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए हैं और बुलाए जाएंगे। और फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो मैं ये भी एक आइडिया दे रहा हूँ कि 30,000 लोग तो आएंगे नहीं, ये मान लो, क्योंकि दोपहर का आप मेरी लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल्ड बात की है कि कितने लोग आज तक आए हैं। 45 में से 30 नहीं आए, 15,000 आए हैं, 20,000 में से 12,000 नहीं आए, 8,000 आए हैं, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के, और ये हमने बात की, ये आपकी कट ऑफ्स देख लेना आप। वैसे 115 कट ऑफ यूआर की है और ये ओबीसी की 102 है। बाकी भी अपनी कट ऑफ देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे क्या होगा, करना क्या है आपको क्या करना है। अब आगे का प्रोसेस ओनली फिजिकली मेंटेन रखना है खुद को, रनिंग वगैरह करनी है, मॉर्निंग इवनिंग जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओ। सुबह स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर सुबह रहता है, लेकिन जैसे मैं सेलेक्ट हुआ तो मैंने तो कभी सुबह बहुत बार किया, लेकिन मैं शाम को इवनिंग में भी करता था, और मुझे इवनिंग वाले में ज़्यादा बेटर लगता था। तो आप मॉर्निंग में भी करें, इवनिंग में भी करें। अगर मॉर्निंग में जोर आ रहा है तो इवनिंग से स्टार्ट कर दो, ठीक है, धीरे धीरे। तो बात कर लेते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले तो सीपीओ के लिए अगर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है तो मिनिमम एज तो 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। ये यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, रिजर्वेशन की बात आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये 20 और 25 एसएससी सीपीयू एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी चीज़ है आपके पास, बीटेक हो, वो कंप्लीट यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, या फिर अपीयरिंग आप फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता है तब तक वो बता देते हैं, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि कब तक आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखो, ये एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब एससी एसटी के लिए ये जो 25 की एज है, ये 30 साल तक दे सकता है आदमी। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब ये 28 साल तक ओबीसी वाला दे सकता है। एक्समैन 3 साल जब सर्विस छोड़ने के बाद में। एक्समैन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले कैंडिडेट माने जाते हैं, जो भारत की तीनों सेनाएँ हैं मूलभूत। उसके अलावा आगे देखो, विडोज़, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, मतलब कोई विडो है, हस्बैंड ख़त्म हो चुके हैं, डाइवोर्स, तलाकशुदा है, या फिर ऐसी महिला जो अपने पति से अलग रहती है और उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो वो 35 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकती है। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, एससी एसटी के लिए 40 साल है, ये तो यूआर के लिए है, और एससी एसटी के लिए 40 साल। डिपार्टमेंटल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हु नॉट लेस देन 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होगा वो 30 साल, ठीक है। और ओबीसी का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होगा वो 33 साल होगा, ठीक है। जैसे हम डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हो गए तो हमारे लिए 33 है, बाकी डिपार्टमेंटल जो जनरल कैटेगरी का होगा वो 30 साल होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता रखा है इन्होंने। और नेशनैलिटी इंडिया का सिटीज़न होंगे लगभग, सिटीज़न नेपाल के और भूटान ये भी हैं, तो इधर भी देख लेना आप पूरा। यहाँ देखो, अब फिजिकल क्राइटेरिया चालू हो जाता है, क्योंकि अब जो फिजिकल होगा उसमें पीईटी और पीएसटी दोनों होंगे। तो पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट, चेस्ट और वेट आता है, ये केवल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। और एफिशिएंसी यानी आपकी क्षमता देखी जाएगी, दौड़ा के, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, रनिंग, इनके थ्रू। तो ये कुल मिला के, तो हाइट अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो जनरली 170 होनी चाहिए। और ये देखो, ये जो हिल एरिया है ना, जो गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, इन लोगों को 165 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ की लोगों की हाइट वहाँ के नेचुरल कंडीशन की वजह से कम होती है। तो 165 इन लोगों के लिए है, और 170 बाकी नॉर्मल जनरल कहीं के भी इंडिया के लोग हैं वो।
चेस्ट बिना फुलाई 80 रहना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद में 85, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका होना ही चाहिए कम से कम। कईयों का 78 देखा है, 79, अच्छा कमांडेंट होगा चला लेगा, लेकिन आप ऐसा रिस्की क्यों लेते हो? बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे आपका चेस्ट अप होता है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाएँ। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, ध्यान रखना। 170 हाइट चाहिए, 170 ठीक है, और 80 से 85, तो बहुत लोगों का नॉर्मली होता है लेकिन कम होता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उससे निकाल दिया था, चेस्ट में 78 होता है, किसी का 77। तो ये आप प्रैक्टिस करके और एक्सरसाइज करके इसको बढ़ा सकते हैं, और एक्सपेंशन भी सिखा देंगे, तो उसमें आगे बात कर लेंगे कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है। नेक्स्ट देखो, और ये आ गया जनरल, ये फीमेल के लिए आ गया। तो लड़कियों के लिए जनरली 157 होनी चाहिए उनकी, और ये जो हिमाचल रही है वाली 155, इन्हें 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो 157 ये गर्ल्स के लिए है, तो ये भी ध्यान रखें। तो जो जनरल है वो 170 है बॉयज़ की, और गर्ल्स की है वो 157 है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, ये अब पीएसटी की बात, पीएसटी के अंदर हाइट ये रही इधर, और हाइट के साथ साथ ये पहले मेल कैंडिडेट है और ये फीमेल कैंडिडेट, इसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, और 10% चल जाता है कम ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे 4 6 5 5 2 इनकी है, तो मेल में ये वेट, इस वेट के आइडियल वेट माना गया है, फीमेल ये माना गया है। जैसे मान लो किसी की 5 9 है, जैसे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मैं 5 9 है अगर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5 9 का कोई मेल कैंडिडेट है तब तो 65 से 80 के बीच में होना चाहिए उसका वेट, और अगर मान लो कोई फीमेल कैंडिडेट है तो फिर 59 से 72 केजी होना चाहिए। ये वेट आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। ये पूरा फीमेल है तो फीमेल के कॉलम में सेकंड वाले में, यहाँ फीमेल है तो सेकंड वाले में, और अगर मेल कैंडिडेट है तो इस फर्स्ट वाले कॉलम में अपना हाइट के अकॉर्डिंग वेट देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस ये जो वेट बताया ना, इसमें 10% रिलैक्सेशन चल जाता है। जैसे मान लो किसी का 70 केजी वेट है, तो 70 केजी का मतलब 3-4 किलो चला, वैसे 70 का 10% तो 7 होता है, 7 होता है, ठीक है, लेकिन 3-4 केजी चल जाता है, तो 3-4 केजी चला लेते हैं। कई जगह तो ये मान लो वेट करते ही नहीं है, और कई जगह बहुत स्ट्रिक्टली आधा केजी के कारण भी रेफ़र दे देते हैं। तो इसलिए आप अंडरवेट या ओवरवेट ना रहें, एकदम फिट रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आजकल कर सकते हैं 3-4 दिन 5-7 दिन में वेट कंट्रोल में आ जाता है। अब बात करते हैं मेन पीईटी की प्रोसेस। देखो ये पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट, तो मेल कैंडिडेट से क्या क्या करवाते हैं, बस ये काम अगर आप कर ले गए तो ये मान लो आपने आधी जनता से ज़्यादा, मतलब 75% काम कर दिया आपका, क्योंकि जो जनता 68,000 की जनता बैठी है वो, उस पब्लिक को पछाड़ के आप और 15-20 हज़ार में आ जाओगे, ठीक है, 15-20 में कन्फर्म। इसमें 15-20 15 हज़ार से ज़्यादा मेरे हिसाब से पास ही नहीं होने, ठीक है। तो 16 सेकंड में 100 मीटर ये सूट मारना पड़ता है आपको, तो 16 सेकंड में 100 मीटर का, और 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकंड है ये, 6.5 का मतलब 6 मिनट 30 सेकंड, इतने में आपको 1.6 किलोमीटर। अभी रनिंग के टिप्स मैं दूंगा आपको कि कैसे क्या रनिंग करें और कितना दौड़ना चाहिए क्या। तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर, 1.6, 1 मील होता है, ये ध्यान रखना, 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर, और 1600 मीटर का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। ये ध्यान रखें। तो 1 मील की दूरी दौड़ाते हैं, पहले मील काम में लेते थे, आजकल किलोमीटर में, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर, ठीक है। तो आपने देख लिया 16 सेकंड में 100 मीटर, 6.5 मिनट में 1600 मीटर, ये ही मेन होती है। जिसने ये वाला काम कर लिया ना सेकंड स्टेप, ये मान लो उसका 80% काम हो गया। वहाँ जो दौड़ कर लेता है, ये कहते हैं वहाँ पे कि जो दौड़ कर लेता है ना, इसका मतलब उसका काम हो गया। लॉन्ग जंप का मतलब अराउंड 3 चांसेज में आपको 12.5 फीट करनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेट 12.5 फीट, ठीक है। हाई जंप 4 फीट अराउंड, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3.9, ये 4 फीट होती है। ये शॉर्ट पुट होता है, ये फेंकना पड़ता है, तो ये आप ध्यान दें, आराम से शॉर्ट पुट फेंक लेते हो। शॉर्ट पुट का मतलब एक गोला होता है लोहे का, जो पहले किसी अगर नहीं भी फेंका हुआ हो तो आप हाथ में लेके आराम से औरों को देख के फेंक सकते हो। तो इस गोले वाली तो टेंशन लेनी नहीं है। एक तो आप हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग, सबसे पहले तो ये 1600 मीटर रनिंग जो सबसे पहले यही इवेंट होता है, तो ये इवेंट आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका अपने आप ही बूस्टअप हो जाएगा कॉन्फिडेंस। फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और 16 सेकंड वाले 100 मीटर में तो दौड़ लगा देना, जान लगा देना। तो ये पीईटी होता है, पीएसटी में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होता है भाई, वो तो मेल कैंडिडेट का था। तो फीमेल को 18 सेकंड मिलते हैं इसी 100 मीटर के लिए, और 4 मिनट में 800 ही दौड़ना पड़ता है। मतलब वैसे तो 8 मिनट में 1600 हो गया, फिर तो 4 मिनट में 800 मीटर। तो इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, रनिंग भी लगानी पड़ती है। तो किसी का क्वालिफाई है ना हो, आगे से तैयारी करना चाहिए, तो इस डेटा को देख कर फिर ही बात करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मान लो कि लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप इन्हें
3 चांस में 2.7 मीटर करना पड़ता है, 10 फीट के राउंड, तो 2.7 मीटर, ये ध्यान रखें। हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस, मतलब 3.5 के लगभग इन्हें करना पड़ता है, 3 3.5 होता है ये, तो इसको देख लेना, आप चेक कर लेना। तो ये पूरा फीमेल का क्राइटेरिया है, ठीक है। मीटर को आप चेंज कर लेना उसमें फिट में। अब आगे रनिंग की मेन चीज़ सुन लेना मेरी बात। रनिंग में सक्सेस आपको तभी मिलेगी क्योंकि इसमें 95% कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है और 5% आपका ब्रेन डिपेंड करता है। आपका माइंड, जैसे आपकी बॉडी थक जाती है ना, तो आपका माइंड आपको कहने लग जाएगा कि गिव अप कर दो, गिव अप कर दो, और चांस मिल जाएगा, और कुछ कर लेंगे। लेकिन उस जगह 5% आपका ये जो ब्रेन है यही 100% करता है इसे। मतलब 95% आप कर लोगे, लेकिन अगर इस 5% को साथ नहीं लेके चले ना, तो 100% नहीं होगा किसी भी हालत में, आप सक्सेस ले ही नहीं सकते। बार बार स्टार्टिंग में आपको लगेगा दौड़ने से पहले कि कर जाएंगे, फिर थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, लोग दौड़ने लगेंगे, आप भी दौड़ने लगोगे, 200-300 मीटर जाओगे, फिर सोचोगे यार गिव अप कर दें, जोर आ रहा है, जोर आ रहा है। लेकिन फिर थोड़ा सा जान लगाओगे कि यार इतना आज तक गिव अप नहीं किया इतना जल्दी, तो थोड़ा खींचते हैं। तो फिर थोड़ा 1000-1200 मीटर पे जाओगे तो जान सी निकलेगी कि यार नहीं नहीं छोड़ देते हैं, फिर कभी कर लेंगे क्लर्क बन जाएंगे, फिजिकल वाली नौकरी के अलावा और बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन उस समय इस ब्रेन को कहना कि मुझे जीत चाहिए, मुझे फिनिश लाइन पे जाके रोक टाइम के अंदर, ठीक है। तो इस ब्रेन को आप इंस्ट्रक्शन देना कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो एट द एंड पहुंचना ही है। और ध्यान रखना 1600 मीटर में से 1200 मीटर आप जो मर्जी उनके लगभग लोगों के साथ भागो, उनको देखो मत, अपने काम से काम रखो, प्रैक्टिस ऐसी रखो कि आपको 1200 मीटर आप आराम से चले जाओ। लेकिन ये लास्ट के 400 मीटर है ना, आप चाहे 3 मिनट में ही आ रहे हो, 4 मिनट में आ रहे हो, 5 मिनट में आ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इस लास्ट के 400 को आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना है। ध्यान रखना, दौड़ में कोई मरता नहीं है, कुछ नहीं होता, जान नहीं निकलती किसी की इतना दौड़ने में। और नॉर्मली 6.5 मिनट मिलते हैं, तो इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, इस 400 मीटर में जान लगा देनी। आपको पता लग जाए ना कि यहाँ 1200 हो गया, क्योंकि वो स्पीकर में बोलते रहते हैं और कई जगह लिखा भी रहता है कि आपको भी पता रह जाता है कि भाई यहाँ 1200 जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ घूमना है। तो कुल मिला के इस लास्ट के 400 मीटर में ही आपको दमखम दिखाना है, चाहे आपके पास 2 मिनट क्यों ना बची हुई हो, 3 मिनट बची हुई हो चाहे, और चाहे आधा मिनट बचाओ, इस 400 मीटर में आपको जान लगानी है, क्योंकि ये ही आपको सफलता दिलाएगा। तो मैंने कह दिया आपको यहाँ पर कि 95% से काम नहीं चलेगा, 100% तभी होगा जब ये 5% ब्रेन आपका साथ दे जाए। अगर ये ब्रेन आपका साथ नहीं देगा तो फिर कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि फिर लास्ट में आपको यहीं से वापस लौटना पड़ेगा, फिर क्यों मेहनत की आपने इतनी और क्यों सारी बातें की हमने, ठीक है। तो इसलिए अब आगे बढ़ जाते हैं रनिंग के लिए। रनिंग के अंदर कंसिस्टेंसी मैंने बताई दिया अभी, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, एक डेडिकेशन। और साथ में अगर आपके साथ कोई स्टार्टिंग करते हो तो कोई साथ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि थोड़ा सा शुरू में मन लग जाए। बाकी अकेले को भी दौड़ना पड़े तो दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नौकरी साथ वाले को साथ थोड़ी ले जाने देंगे। आप जॉब लग रहे हो तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो कब तक दूसरों पर आप डिपेंड रहोगे? अब खुद करना चालू करो, खुद का काम, है ना। और दौड़ने के लिए ये जैसे रनिंग के लिए जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, कैसे कैसे आपको रनिंग करनी चाहिए, कैसे पैर आपका उठना चाहिए, एकदम स्लोली। उसके बाद में आप ये देखो कि आपकी कैसे पोजीशन, कैसे पुशअप, आपका ये पैर कैसे जाना चाहिए यहाँ, ऐसे आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करनी चाहिए, ठीक है। आपका हाथ एकदम मतलब पोजीशन के साथ, जितने फास्ट आपके हाथ चलेंगे ना, उतना ही फास्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ में चलना चालू कर देगी। आपने देखा होगा ना, फास्ट चलते हैं तो अपने जो हैंड्स की मूविंग है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा फास्ट रनिंग में क्या करना है, तो पैर कैसे रखना चाहिए, तो वो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट ये देखो, लास्ट में आपको मेन चीज़ ये है कि थकान अनुभव हो तो लंबी रनिंग भी करें, शॉर्ट रनिंग भी करें, जैसा आपको अच्छा लगे। स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर की रनिंग से स्टार्ट करें, फिर 1 किलोमीटर के बाद में 1.5 करो, 2 करो। टाइमिंग का धीरे धीरे ध्यान रखो, शुरू में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है शूज़। आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, वरना आपको एंकल पर चोट लग सकती है, या फिर नी बैंड हो सकता है, कोई भी चोट लग सकती है। तो शूज़ और आपके लेसेस बहुत टाइट होनी चाहिए, और शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए आपको। आगे जैसे सेगा कंपनी के शूज़ हैं वो भी अच्छे आते हैं, और भी रनिंग शूज़ आप ले सकते हो बढ़िया, आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो शूज़ आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए, स्पोर्टी शूज़ होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, और आपको थोड़ा सा मूव ऑन करें, ऐसे ऐसे शूज़ आपके होने चाहिए, ठीक है। एक बार जो चार्ज होगा वो लग जाएगा, लेकिन इस प्रकार से, ठीक है। और जब लास्ट में आप एकदम स्पीड लगाओ तो आपका केवल आगे आगे वाला पैर टिकना चाहिए, आपकी एडी नहीं टिकनी चाहिए बिल्कुल भी।
और कई बार क्या होता है कि आप रनिंग जैसे करते ही रहोगे तो आपकी ये जो एंकल पे जो है ना, यहाँ पे ऊपर मतलब घुटने से नीचे और एंकल से ऊपर, यहाँ आपको बहुत शिन पेन बोलते हैं, इसे शिन पेन होना चालू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही दूर होता है। आप धीरे धीरे रनिंग स्लो कर दो। थोड़ा शिन पेन बहुत लोगों को, शिन पेन ज़्यादा उन लोगों के होता है जो ओवर वेटेड होते हैं। ओवर वेटेड यानी वेट ज़्यादा होगा तो पैरों पे जोर ज़्यादा पड़ेगा, या फिर जोर ग्राउंड में जोर ज़्यादा लगा दिया एक साथ। तो धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस में लाओ। पहले आधा थोड़ा कर लिया, थोड़ा शिन पेन होने लगा तो फिर रुक गए, ठीक है, फिर धीरे धीरे करने लग गए। वरना अगर एक साथ ये पेन ऐसा होता है कि फिर आदमी को दौड़ने नहीं देता। तो शिन पेन का भी ध्यान रखें नॉर्मली, और अपना वेट भी कम करने की सोचें। थोड़ा अगर सनलाइट रहे, धूप में अगर दौड़ोगे तो वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्व करता है धूप पसीने के थ्रू, ठीक है। तो जिनको ये लगता है कि ओवर वेटेड है तो वो थोड़ा धूप में भी रनिंग या थोड़ी वर्जिश वगैरह या कोई काम कर सकते हैं जिससे उनको थोड़ा सा शरीर तकलीफ़ में आएगा, तो फिर वेट कम होगा। तो शिन पेन का ध्यान रखें। एक वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करें। वार्म अप एक्सरसाइज रनिंग से जस्ट पहले बॉडी को आप एकदम गर्म करो। और बॉडी अगर आपकी गर्म होगी और आपका एकदम ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो फिर कोई चोट वगैरह नहीं आएगी। वरना अचानक से रनिंग करोगी, कोई मांसपेशियों में खिंचाव आ गया या फिर कोई और समस्या आ गई तो ऐसी परेशानी आपको हो सकती है। तो रनिंग से पहले, मैं कह रहा हूँ बिफोर, ध्यान रखना, रनिंग से पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको। जैसे मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज जिसमें आपकी मांसपेशियों की खिंचाव, ये यहाँ पर देखो, ये फिर स्ट्रेट हो जाओ, फिर बेंड हो जाओ। तो इस प्रकार की कम से कम 10-10 सेट आपको लगाने हैं, 10-10 सेट। तो इससे क्या होगा कि मांसपेशियाँ थोड़ी खुल जाएंगी और उसके बाद आप रनिंग करोगे तो स्मूथ रनिंग होगी, कोई चोट वगैरह का कोई चांस नहीं रहेगा। अब देखो आपका जैसे ये बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे मतलब रनिंग में हेल्प मिले आपको। नेक्स्ट इसके बाद में कई लोग कहते हैं कि सर हम सांस कैसे लें। कई लोग कहते हैं कि आप नाक से सांस लो और मुंह से सांस छोड़ो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जैसा कंफर्टेबल महसूस हो। आज तक आपने अपनी जो भी लाइफ, वही 20 से 25 साल एज है इसकी क्राइटेरिया की, तो इसमें आपने रनिंग तो की होगी बहुत बार। घर पे दौड़ते हैं नॉर्मल तो सांस भर जाता है तो फिर क्या करते हैं, तो जैसा आपको कंफर्टेबल। कई लोग मतलब नोज़ से सांस लेके और नोज़ से ही ब्रीथ करते हैं तो वो भी ठीक है। कई मुंह से, तो लेकिन मुंह वाले में जल्दी आपके सांस भर जाएगी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ये रहता है कि शुरू में नोज़ से ही इनहेल करो और नोज़ से ही एक्सहेल करो, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कई सांस भर गया तो फिर एक साथ मुंह से, मतलब नोज़ से लेके और मुंह से छोड़ दो उसे। फिर वापस अगर कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओ तो फिर नोज़ से ही आप इनहेल और एक्सहेल करो। तो इस प्रकार से ये बेटर रहेगा जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। फिर मेरी बात ध्यान से सुन लेना, नोज़ से इनहेल करो फिर एक्सहेल नोज़ से ही करो। लेकिन जैसे दौड़ते दौड़ते एक बार सांस भर जाए आपके अंदर एकदम, तो फिर उसके बाद में आप नोज़ से करो, इनहेल करो, लेकिन एक्सहेल माउथ से करो। तो फिर उसके बाद में थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ी दूर में 5-10 कदम 5-10 बार ऐसा करोगे तो फिर बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। फिर से वही नोज़ से ही इनहेल और नोज़ से ही एक्सहेल, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। ये कंसिस्टेंसी बढ़ाएगी आपकी, आपको जल्दी थकावट महसूस नहीं होगी। आगे देखो, एक टाइमिंग का ध्यान रखना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओ, जैसे प्रैक्टिस में मान लो आप लोग आ गए और आप 10 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली या 6 दिन प्रैक्टिस कर ली, तो 7वें दिन आप टाइमिंग लगाओ। फिर धीरे धीरे आप टाइमिंग का भी ध्यान रखो कि भाई हाँ कितने टाइम में मैं आप आ रहा हूँ, उसको धीरे धीरे आपको डिक्रीज़ करना है टाइम को। 7 मिनट लग रहे हैं तो फिर कम लगना चाहिए, 6:50 लगना चाहिए, 6:40 लगना चाहिए। कई बार आपको ऐसा भी होगा शुरू में कि 9-9, 10-10 मिनट भी लगेंगे, तो लगने दो एक बार कम से कम हैबिट में तो लाओ। एक दिन में ही 6.5 मिनट कर दोगे क्या आप आराम से महीने भर प्रैक्टिस करो। आपका जो हेल्थ है वो सही रहेगी, आपका बॉडी वेट सही रहेगा और स्वास्थ्य तो पूरा कोई दिक्कत ही नहीं है। बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी आपकी। तो टाइमिंग में बाद में निकालना है एक बार। अगर आपने स्टार्टिंग की है तो एक बार स्टार्टिंग में टाइम को मत देखना, फिर बाद में देखना धीरे धीरे। उसके बाद में ये टाइमिंग, आप टाइम, आजकल टाइमर आता है, फ़ोन में भी कई सिस्टम आते हैं, ऐप्स, उनमें लगा सकते हो आप। तो आप हमेशा टाइमिंग का बाद में ध्यान रखें। एक ये बात ज़रूर ध्यान रखें, कितने ही लोग दौड़ रहे हों आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। कितने ही लोग दौड़ रहे हो, अगर आप इधर उधर दाएं बाएं या फिर सामने पीछे कहीं भी देखने लग गए तो फिर उसके बाद में तो आप ये मान लो डिमोटिवेट भी हो सकते हो या फिर आप भ्रमित भी हो सकते हो कि भाई क्या हो रहा है। तो इसलिए आपकी अपनी मंजिल और आपकी अपनी दौड़, ये चीज़ ध्यान रखना। आपकी ही मंजिल है और दौड़ भी आपको ही करनी है, तो आपको बेस्ट देना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना। इधर उधर देखने में पता नहीं आप दूसरे को देखने लग गए, वो तेज़ दौड़ रहा होगा, आपका मन करेगा तेज़ दौड़ें और सांस फूल जाएगी, फिर रुक जाओगे।
फिर उसके बाद में और भी कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे मान लो कोई स्लो दौड़ रहा है तो आप सोचोगे यार ये तो स्लो दौड़ रहा है, मैं भी स्लो दौड़ लेता हूँ। तो ऐसा जज मत करो, आपकी अपनी खुद की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने एक ही बात बोली, आपकी अपनी मंजिल और आपकी अपनी दौड़, खुद को ही करना है सारा काम, तो किसी को कॉपी नहीं करना। एक ये देखो, इस प्रकार से जब रनिंग अपन 100 मीटर वाले में स्प्रिंट लगाते हैं या लास्ट में स्प्रिंट लगाओ, तो कभी भी ऐसे जबड़ा एकदम टाइट नहीं करना है, जबड़े को पीसना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एकदम नॉर्मली रह के और फिर स्प्रिंट लगानी है। फिर एक, हाँ ये देखो, ये खाने के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि मैं सुबह शाम योगा कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ठीक रहूँगा, और दिन में बर्गर वगैरह खा लूँगा, फास्ट फूड चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हमने भी अवॉइड किया था, मीठा वगैरह, मीठा कम खाना है, मीठा आदमी के अंदर वेट बढ़ाता है, तो इसलिए मीठे को तो छोड़ना ही है। मेरे को खुद को मीठा पसंद है, लेकिन मैंने अवॉइड ही किया था। तो आप लोगों को भी फास्ट फूड और मीठे को अवॉइड करना है, दूर रहना है। इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना। खाने की डाइट इस हिसाब से, जैसे वो कहते नहीं है क्या कहावतों में, कि सुबह का ब्रेकफास्ट राजा के लिए, राजा की तरह करना चाहिए, और रात का लंच जो है वो किसी गरीब भिखारी की तरह करना चाहिए। मतलब सुबह फुल एनर्जी, ताकि पूरे दिन आप काम कर सको, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करो, और रात को एकदम हल्का भोजन लेना चाहिए। और विद्यार्थी के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर आपको साथ साथ मेंस की सेकंड पेपर की तैयारी भी करनी है। ये मैं सीपीयू के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आपको हर कोई एग्ज़ाम अगर है और उसमें फ़िजिकल टेस्ट है तो उसके लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ। तो सीपीयू के लिए बेस्ट है, जीडी के लिए है तो भी बेस्ट है, दिल्ली पुलिस है, रेलवे ग्रुप डी है, तो हर एग्ज़ाम में अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो वहाँ ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो खाने का ध्यान रखना है विशेषतर। ये देखो, ये हरी सब्जियां खानी है आपको। हरी सब्जियां आयरन कैरी करती हैं बहुत ज़्यादा, और आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हरी सब्जी आपको खानी है, आपको इनको देख के खाने का मन भी कर सकता है। तो ये गाजर वगैरह, मिर्च, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। हाँ, और मान लो सलाद वगैरह, उसके अंदर खीरा खाना है आपको, तो ध्यान रखना है सारा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे रनिंग वगैरह कर रहे हैं, खूब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो आप नाइट में गरम दूध के अंदर मतलब हल्दी का यूज कर सकते हैं, और हल्दी डाल के और 4 बार उसे उबाल कर ढंग से, ताकि वो मिक्सअप हो जाए, थोड़ी सी हल्दी डाल के, और फिर पिएंगे तो आप में एक अलग ही एनर्जी रहेगी। और कैल्शियम, जैसे कई बार कैल्शियम की कमी होती है लोगों में, तो हड्डियाँ दर्द करने, इसीलिए वो सिन पेन ज़्यादा होता है। तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं, कैल्शियम की टेबलेट्स भी आती हैं, वो भी ले सकते हैं, या फिर दूध का सेवन, और ये हल्दी वाला, ये इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप अपना सकते हैं, या आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद में देखो, रनिंग करें तो आपका क्या पोजीशन होनी चाहिए, यहाँ इसमें दिखाया गया है कि रनिंग के टाइम आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। कई लोग तो एकदम लोट ही जाते हैं, मान लो रनिंग करते करते। गर्ल्स वगैरह का देखा जाए तो उन्हें इतना नहीं पता होता, क्योंकि बॉयज़ तो रनिंग करते रहते हैं, कभी भाग के बस पकड़ेंगे, कभी क्या करेंगे। गर्ल्स की एक्टिविटी कम रहती है, तो उन्हें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता आपके शरीर का, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये बहुत एसेंशियल बात है कि आपको, जैसे आप रनिंग वगैरह करोगे तो शरीर में जो वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगा उसका, और आपको बार बार 8 से 9 लीटर आपको दिन में वाटर इनटेक करना पड़ेगा, ताकि हर चीज़ सुचारू रूप से शरीर काम करता रहे। और जितना आप, ये तो हर जगह कहा गया है कि जितना आप पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो उतना ही आपकी बॉडी फ्रेश फील करेगी, तो और चेहरे पर भी आपके चमक आएगी। तो इसलिए सुबह उठते ही मान लो हॉट वाटर तो आपको पीना ही चाहिए, गुनगुना पानी, और उसके बाद में दिन में भी 8 से 9 लीटर आपको पानी, जितना पानी आप ज़्यादा इनटेक करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, ये हाई जंप में आपको मदद करेंगी। जैसे हाई जंप किसी का डाउन है तो इस प्रकार से आप बैरियर लगा लो 2 फीट की हाइट पर, हर्डल बोलते हैं इसे, और फिर इनके ऊपर से कूदो एक साथ, रुको मत। जैसे कूद गए फिर दोबारा अगली से कूदो, फिर अगली से कूदो, इस प्रकार से। तो ये जैसे यहाँ कूदे, फिर यहाँ कूदे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, तो ये आपकी हाई जंप में बहुत हेल्प करते हैं। लॉन्ग जंप में भी बताऊंगा मैं भी लॉन्ग जंप के लिए क्या करें, लेकिन हाई जंप में ये बहुत हेल्प करते हैं। एक देखो, ये कुछ स्टेप्स हैं, जैसे इस प्रकार से, फिर सीधे खड़े होना और फिर आगे उछलना, तो वो भी रहता है। एक ही, जैसे अपन ये एक पैर से लंगड़ा के नहीं चलते हैं,
तो उसी प्रकार से दोनों पैरों से लंगड़ा लंगड़ा के लंबे लंबे स्टेप लेने हैं। तो ये लॉन्ग जंप में हेल्प करता है, हाई जंप में भी हेल्प करता है। लंगड़ा लंगड़ा के, जैसे आपने वो डब्बे वाला खेल खेला होगा ना, उस डब्बे में, इस डब्बे से उस डब्बे में कूदे, एक पैर से उस डब्बे से तीसरे डब्बे में कूदे। तो ऐसे कुल मिला के और लंबे लंबे स्टेप लेके एकदम फुल स्टेबिलिटी के साथ और आपको ये करना है। फिर आगे देखो, ये स्ट्रेचिंग होती है, ये वार्म अप पोजीशन जो रनिंग से पहले होती है तब भी कर सकते हैं आप। रनिंग के बाद में भी आपको एकदम बॉडी को रोकना नहीं है, जैसे रनिंग करके रुक गए नहीं, पहले आप कुछ एक्सरसाइजेज करें और धीरे धीरे आपके शरीर को ठंडा होने दें। तो कुल मिला के ये एक्सरसाइज है जिसमें पैर को उठाना है और एकदम आपको पैर को ऊपर टच करना है, एकदम फुल स्ट्रेचिंग हो जाती है इससे। तो मांसपेशियों में रनिंग में कोई खिंचाव नहीं होगा। तो फुल दोनों पैरों के साथ ये करना है आपको, फुल स्ट्रेचिंग करना है, जितना पैर खिंच सकता है ऊपर उतना पैर। और 10 सेकंड के लिए आपको यहाँ रोक के रखना है इसे, ताकि कोई पेन या इंजरी ना हो। 10 सेकंड के लिए ये वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है। एक इस प्रकार का खिंचाव है, ये भी आप दोनों तरफ बैठ बैठ के और सीधा पैर को खींच के और पैर के अंगूठे को पकड़ के और या शूज़ तक हाथ ले जाके और ये वार्म अप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप के लिए ये चीज़ भी, ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है कि यहाँ आप फिर स्टार्ट लाइन पे खड़े हो और एक साथ दोनों पैरों को लेकर कितना लंबा आप जंप कर सकते हो। ये लॉन्ग जंप के लिए बहुत हेल्पफुल, ज़्यादा लॉन्ग जंप के लिए हेल्पफुल रहती है। तो एक साथ आप ये देखो, ये कैसे स्ट्रेट पोजीशन इनकी और फिर कूदना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है। 2 सेट 10 मिनट और इस प्रकार से आपको लगाने हैं, 2-2 सेट बार बार लगाने हैं, ताकि आपके खूब फ्लेक्सिबिलिटी आई पैरों में। उसके अलावा ये लो, ये अपना वीडियो था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अपन इसी के बारे में बात करना चाह रहे थे। बहुत कुछ आपने इस वीडियो में जाना होगा। जो कैंडिडेट अगर मान लो फिजिकल के लिए तैयारी करना चाहे तो ये फिजिकल के बारे में था। बाकी मेंस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, इसके लिए भी मैं एक लेक्चर अलग से लेके आऊँगा। लेकिन साथ के साथ तैयारी करते रहना। और मान लो CPO मेंस की तैयारी आप करना चाहें तो फिर आप MB पब्लिकेशन की बुक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे एक साथ आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट मत लगाओ, आप CGL CHSL MTS इनकी जो 25-25 नंबर की 25-25 क्वेश्चन की जो इनकी टेस्ट सीरीज़ है वो लगा लो। पहले 25 क्वेश्चन से चालू कर दो, जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, ग्रेड अप हुआ, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं। तो आप 25-25 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, ताकि छोटे छोटे कदमों से आप उठाओगे ना। पहले जैसे 10 एक सेट 25-25 के लगा लिए, फिर उसके बाद में मान लो आपका मन कर रहा है कि 50-50 क्वेश्चन के सेट लगाऊं, तो फिर CPO के लगाओ, CPO प्री के, तो उसमें भी इंग्लिश आती है। फिर उसके बाद में 50 के बाद में आप पूरा 200 क्वेश्चन का लगाओ 2 घंटे का, एक दिन लगाओ संडे को, 7 दिन बाकी लगाओ। तो ऐसे करके और धीरे धीरे रुचि बनने लगेगी। और अगर आप ये मान लो मेंस अगर 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर अगर नहीं लगा के गए ना, तो आपका मेंस में बैठने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्योंकि एवरीथिंग जो भी चीज़ें होती हैं मेंस में, वो प्रीवियस ईयर से उठ के आती हैं एज इट इज़। आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि कितने तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आएंगे, कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, कितने क्लोज टेस्ट, कितने पैसेज आएंगे, कहाँ से आपका वो ईडियम फ्रेजेस कहाँ से आती हैं, कितने वन वर्ड, कितने एरर आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम। ये बस इतना सा खेल है, कोई ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। इंग्लिश इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जितना आप डरते हैं इस बात से। कभी भी डरना नहीं है, हमेशा ये सोचना है कि आज का मेरा ये टास्क है, इसे कंप्लीट करना है। कई लोग वोकैब से डरते हैं, तो वोकैब तो देखो लिख के और ग्रुपिंग बनाओगे तो आपकी अपने आप कवर हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं, लेकिन साथ के साथ आप पढ़ाई भी चालू रखना। जैसे आप लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें पूरी सावधानी के साथ करना, ताकि कोई इंजरी ना हो आपके। अगर इंजरी हो गई तो फिर वो घर पे बैठ जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई आदमी प्रॉपर अगर CPO की तैयारी करना चाहता है तो बढ़िया से तो रनिंग करो, बढ़िया ये जो मैंने टिप्स बताई ये सारी फॉलो करो, और खुद एलिजिबल है या नहीं एलिजिबिलिटी चेक करो। ध्यान रखना, ऊपर नंबर होते हैं वो फिजिकल कम कर पाते हैं, आज तक के अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ। बाकी जिनके कट ऑफ के नियर बाई नंबर रहते हैं उनका बहुत चांस होता है CPO में निकलने का। और जिनके मान लो इस बार प्री में अच्छे हैं तो और अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि आपको डिपार्टमेंट जैसा आप चाहो वैसा मिल सके। जो डिपार्टमेंट ज़्यादा नंबर से, इसमें ज़्यादा नंबर आएंगे तो जैसा डिपार्टमेंट आप चाहोगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और जो कट ऑफ के नियर बाई हैं वो सेकंड पेपर को भी उन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना धोखा हो जाएगा उनके साथ। तो आपको सेकंड पेपर भी साथ लेके चलना है, और उसके साथ साथ
आपको फिजिकल भी करना है। और ग्रुप डी वालों के लिए बताएं तो ग्रुप डी में के भी बहुत कैंडिडेट होंगे जो सुन रहे होंगे, तो वो इस फिजिकल की सारी टिप्स को फॉलो करें। अब उनका फिजिकल शेड्यूल्ड हो गया ना, कल ही डाल दिया था उन्होंने कि फ़िज़िकल कब से क्या होगा, तो आप चेक कर लो आपका फ़िज़िकल जनवरी में बता रहे हैं शेड्यूल्ड। मैंने तो वो नोटिफिकेशन देखा था उस पर सरकारी रिजल्ट्स पे, तो वहाँ आप चेक कर लेना कि ग्रुप डी में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी है, 5 किलोमीटर रनिंग होती है 24 मिनट में, तो वो भी मैं करके आया था, क्लियर था मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी आपके साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक शेयर कर दो। बाकी आप लोगों के लिए टाइम निकाला मैंने कैसे भी करके, दिन में तो टाइम नहीं था, बिल्कुल मिल नहीं पाता यहाँ पे, क्योंकि ड्यूटी लग जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो अभी आप लोगों से बात करने का मौका मिला। तो आप अपना ध्यान रखें, आप लोगों के लिए टाइम निकाला जा रहा है और आप लोगों के लिए सब कुछ है, तो आप मेहनत करें, आपसे ही हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।